तो ऑप्टिक्स लाइट को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक रे डायग्राम वाला जो क्लास 10 में आप पढ़ते हो, जिसको हम बुलाते हैं ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। और दूसरा जो नया होगा, वेव ऑप्टिक्स। नाउ यहाँ तक पहुंचने में भी हमें बहुत टाइम है। तो यहाँ के लिए मैं आपको सबसे पहले होमवर्क देना चाहूंगा कि होमवर्क में आपको क्या करना है। तो हमने बहुत सारे वेव्स पढ़े थे क्लास 11 में ना, स्टैंडिंग वेव और उसका कंडीशन, मिनिमा मैक्सिमा कब होगा, है ना। तो वो रिवाइज करके रखना है अभी आपको। कंडीशन फॉर, एकदम लाइफ इजी होगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। और दूसरा, हाउ डू वी ऐड टू वेव्स। आई होप आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि उसको आप वेक्टरली भी ऐड कर सकते हो ऐसे करके। ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, ये अभी से पढ़ना शुरू करना। जो चीजें आपको पढ़ाई हैं, ताकि जब ये चैप्टर आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा। रे ऑप्टिक्स में विल स्टार्ट विद द रे डायग्राम्स, है ना। और रे डायग्राम्स को भी स्टार्ट करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो पढ़ना जरूरी है। ठीक है। तो उस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, नॉर्मल। कभी भी कोई भी रेज अगर आप बनाओगे, देखो इसमें हम बस ना खाली ज्योमेट्री का यूज करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री मैथ्स। ठीक है। तो ज्योमेट्री का अगर आप यूज करोगे तो इसका मतलब आपको बनाने भी आना चाहिए। नॉर्मल कैसे बनेगा, इंसिडेंट रे कैसे बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनेगा। तो सबसे डेंजरस चीज जो वो क्या है, वो है नॉर्मल। ठीक है। अब जब नॉर्मल पर बात आती है, तो हमारे पास जो सरफेसेस होंगे, दो तरीके के सरफेस होंगे। एक फ्लैट, जो कि प्लेन मिरर में यूज होगा। और दूसरा कर्व्ड। फ्लैट सरफेस होगा या फिर कर्व्ड सरफेस होगा। अब फ्लैट सरफेस में नॉर्मल क्या बनेगा, तो ये आप मैथ्स में सीखते हो। अगर ये लाइन दे रखी है, नॉर्मल का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर। तो इस लाइन पर अगर परपेंडिकुलर बनाना हो तो आप आराम से एक परपेंडिकुलर इसे बना सकते हो। बात फंसती है कहां पर, कर्व्ड सरफेस पर, और यही डेंजरस है। और यही चीजें होंगी जो आपको तकलीफ देंगी। ठीक है। तो कर्व्ड वाले का नॉर्मल कैसे बनाएंगे, इंपॉर्टेंट ये है। देखिएगा ध्यान से, पहले तो सर्कल कंप्लीट करिए। ये कर्व्ड सरफेस किसी सर्कल का पार्ट होगा। उस सर्कल का एक सेंटर होगा, ये चीज आपने क्लास 10 में सीखी। ये जो कर्व्ड सरफेस होता है, एक सर्कल स्फेयर का पार्ट होता है, और उस स्फेयर का क्या होता है, सेंटर होता है। 10 में सीखा आपने ये। दूसरी चीज, क्लास 10 के मैथ्स में आपने क्या सीखा, कि अगर मैं एक टेंजेंट बना दूं सर्कल पर कहीं पर, क्या बना दूं, टेंजेंट बना दूं, तो टेंजेंट और रेडियस को अगर जोड़ दिया जाए तो वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्लियर है आपको। तो बात, अगर आपको ये चीज अगर क्लियर है कि टेंजेंट को और सेंटर को जोड़ने से हमें क्या मिलता है, परपेंडिकुलर, तो आपको नहीं लगता है कि हमने ये नॉर्मल बना लिया। अगर यहां तक मिरर होता कर्व्ड वाला, उस पॉइंट पर टेंजेंट बना लेते और परपेंडिकुलर मार देते, तो क्या मिलता आपको, नॉर्मल। तो कहने का मतलब है, इस पॉइंट पर अगर मुझे नॉर्मल बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, मेमोराइज क्या करना है, इस पॉइंट पर अगर मुझे नॉर्मल बनाना है तो मैं उस पॉइंट को किससे जोड़ दूंगा, सेंटर से। तो दिस विल बी योर नॉर्मल। समझ आए ये चीज। तो
हाउ टू ड्रॉ नॉर्मल फॉर अ कर्व्ड सरफेस। पहला स्टेप क्या होगा? कर्व्ड सरफेस बनाइए। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा? मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाना है। ठीक है, तो उस पॉइंट को मार्क करिए पी। तीसरा स्टेप क्या होगा? उस पॉइंट पी को कहा, किससे ज्वाइन करेंगे? फोकस से ज्वाइन करेंगे, सेंटर से ज्वाइन करेंगे? सेंटर से। दिस विल गिव यू व्हाट? नॉर्मल। ठीक है। कुछ पूछना है आपको इस पर? आप पूरा ऐसे लंबा भी बना सकते हैं। ये रहा आपका नॉर्मल। ठीक है। नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? देख लो ध्यान से। नॉर्मल कैसे बनाएंगे? फ्लैट सरफेस का तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। और कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल इज ड्रॉन बाय, दिस इज योर सेंटर। इस पॉइंट पर नॉर्मल कैसे बनाते हैं? इसको और सेंटर को ज्वाइन कर देते, तो हमें क्या मिलता? नॉर्मल। फिर इसको आगे एक्सटेंड कर देते। ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये हमने नॉर्मल बनाना सीखा। अब एक और वर्ड आता है जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिडेंस? इंसिडेंस मतलब आना। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब लाइट रे कैसे आ रहा है? परपेंडिकुलर आ रहा है। लाइट रे कैसे आ रहा है? परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है। तो व्हाट डज दैट मीन? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाउ मच? 0 डिग्री। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे पता चलेगा? वो भी लर्न करेंगे हम। ये भी आपको क्लास 8 में सिखाया जाता है। तो सपोज दिस इज माई नॉर्मल और कोई रे आ रहा है ऐसा। ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, ये वाला नहीं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। ठीक है। नाउ कैन यू डू दिस फॉर दिस सरफेस? खुद से करो। कि मैं आपको सेंटर बना के दे रहा हूं, और ये है मेरी रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे। कैन यू ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे यूजिंग दिस कंसेप्ट? हमेशा दिमाग में ये रखना है बच्चा, जब भी रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे बनाओगे, सबसे पहले क्या बनाओगे? नॉर्मल। बिना नॉर्मल बनाए हुए आगे प्रोसीड नहीं करना है। प्लीज ट्राई दिस बाय अप्लाइंग बेसिक कंसेप्ट जो अभी सीखा आपने। मिला? अगर दिस इज माई इंसिडेंट रे, what we have learned so far, कि फर्स्ट आई विल ड्रॉ नॉर्मल। बेसिक कभी नहीं भूलना बेटा, हमेशा आंसर सही आएगा। फर्स्ट आई विल ड्रॉ नॉर्मल, ऐसे मैं नॉर्मल बना लूंगा। और जैसे ही नॉर्मल बनेगा वैसे मुझे क्या मिल जाएगा बच्चा? एंगल ऑफ इंसिडेंस।
अब इसके बाद अगर हमने क्लास 8 में क्लास 10 में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, तो वहां से हम क्या लर्न करते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा कोई बच्चा, तो इधर बनाएगा क्या, ये बताओ? क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे कहां से बनाते हो? रिफ्लेक्टेड रे कहां से बनाते हो? नॉर्मल से। तो जहां से नॉर्मल बनाए हो, तो रिफ्लेक्टेड रे उधर से ही बनाओगे ना। इसका मतलब हम रिफ्लेक्टेड रे इधर बनाएंगे कहीं, और इस तरीके से बनाएंगे कि आई विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आर। ये आया आपका आंसर, देख लीजिए। यही है कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है। देखो ये वाला तो आराम से कर लोगे, यही ये इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, होगी आगे चल के प्लेन मिरर में भी। बट सीखना हमें कर्व सरफेस के लिए सब कुछ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम आपको, इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन 1, कैसे अप्लाई करना है वही इंपॉर्टेंट है बच्चा। दिस इज योर सेंटर, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब मैं ये आपको बना के दे रहा हूं कि ऑब्जेक्ट से ऐसे रे निकला, ऐसे यहां जाकर टकराया। कैन यू ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे? रिफ्लेक्टेड रे बनाना है, रिफ्लेक्टेड। रिफ्रैक्शन अभी नहीं कर रहे। डन। कंसेप्ट क्या बोलता है? सबसे पहले क्या करो? नॉर्मल बनाओ। और कर्व सरफेस के लिए नॉर्मल कहां से पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जिसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल भी बोल सकते हैं, है ना? ऐसा सर्कल कंप्लीट करोगे तो नॉर्मल बनाने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और हमें क्या बताया? रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनाओगे? नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे बनाओगे। कहां से बनाओगे? नॉर्मल से। तो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे बनाओगे तो किधर बनेगा? ऐसा। ठीक है। बाकी हम इमेज फॉर्मेशन अभी नहीं कर रहे, हम बस आपको रिफ्लेक्टेड रे बताना सिखा रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अभी रिफ्रैक्शन नहीं सीख रहे। रिफ्रैक्शन में भी एकदम सेम कंसेप्ट होगा। रिफ्रैक्शन भी जब हम करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? नॉर्मल बनाना। और फिर नॉर्मल से हम नजदीक और नॉर्मल से हम दूर ले जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको इस चीज का। तो एक बात बताओ, नॉर्मल से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है? देख लो ध्यान से। ये याद करते चलना है, ये सब कैसे करते हैं। हो सकता है अभी क्लास में है बन जा रहा है, क्लास के बाद जाओ तो नहीं बने, तो घर पर एक दो बार इसको ट्राई करना है। ओके, तो फिर आपको चीजें क्या होंगी, याद हो जाएंगी। देख लो ध्यान से। ठीक। नेक्स्ट इज नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब। तो नॉर्मल इंसिडेंस का क्या मतलब हो गया? इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे दोनों क्या हैं? एक साथ। अब अपने फिगर में आओ। अगर इंसिडेंट रे को थोड़ा सा इधर कर दिया जाए, और थोड़ा सा इधर कर दिया जाए, और ऐसा करते करते ऐसे कर दिया जाए, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0। बच्चे क्या लिख कर आते हैं एग्जाम में? 90 डिग्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस? ये कोई आपको लिख के नहीं देगा। समझ में आई ये चीज? कैन यू ड्रॉ नॉर्मल इंसिडेंस फॉर दिस कर्व्ड सरफेस? इस पॉइंट पर आपको नॉर्मल इंसिडेंस कराना है, और इस पॉइंट पर आपको नॉर्मल इंसिडेंस कराना है, P1 और P2 पर। ये रहा आपका सेंटर। ड्रॉ नॉर्मल इंसिडेंट। ऑब्वियसली ये है हमारा मिरर, ऐसा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
हो गया नॉर्मल इंसिडेंस। तो नॉर्मल इंसिडेंस का क्या मतलब हमने लर्न किया? इंसिडेंट रे जो होगा वो नॉर्मल के अलाउंग होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल बना लेंगे। तो अगर ये मेरा नॉर्मल है पहले केस का, तो नॉर्मल इंसिडेंस क्या होगा? लाइक दिस। और अगर ये मेरा नॉर्मल है सेकंड केस का, तो नॉर्मल इंसिडेंस क्या होगा? ये दो सवाल हैं, ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज। टू क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा कि नॉर्मल इंसिडेंस आप कैसे बना सकते हो। कैन यू ड्रॉ नॉर्मल इंसिडेंस एट दिस पॉइंट P3? तो ये रहा मेरा क्या, नॉर्मल। और नॉर्मल इंसिडेंस के लिए इंसिडेंट रे कैसा आएगा? ऐसा। ठीक है। अब ध्यान से सुनना बात। ये P3 वाला केस अगर आप ध्यान से देखो तो आपको नहीं लगता कि आपने इसका एक्सिस बना दिया है? और एक्सिस पर अगर एक ऑब्जेक्ट ओ रखा हो, हमने क्लास 10 में क्या सीखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए, चाहे रिफ्रैक्शन की वजह से हो चाहे रिफ्लेक्शन की वजह से हो, वी रिक्वायर्ड व्हाट? दो मिनिमम रेस चाहिए था। याद हो तो आपको, है ना? नहीं याद है तो फिर अभी है लिखा हुआ ये सब चीज, पर परेशान होने की बात कोई नहीं है। तो दो मिनिमम रेज में से अगर मुझे कर्व सरफेस पर एक रे चूज करना होगा तो मैं कौन सा वाला चूज करूंगा? नॉर्मल इंसिडेंस वाला। नहीं, आसान हो जाएगा मेरे लिए। सिमिलरली अगर मुझे प्लेन मिरर पर इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना हो, तो मुझे कितने रेस चाहिए होंगे? दो। एक कौन सा चूज करूंगा मैं? नॉर्मल इंसिडेंस वाला चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि वो आसान होता है। ठीक है। बोलो, ये क्लियर है आपको? नेक्स्ट इज नॉर्मल इंसिडेंस के बाद ग्रेजिंग इंसिडेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेजिंग इंसिडेंस? ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब हुआ टच करता हुआ। तो सपोज दिस इज माय मिरर। तो इंसिडेंट रे कैसा आएगा? ऐसा। इसका मतलब अगर हम इस पर नॉर्मल बना दें, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। दिख रहा है आपको? क्या आप इस ग्रेसिंग इंसिडेंस को कर्व सरफेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? प्लीज डू इट। दिस इज योर कर्व सरफेस। ड्रॉ ग्रेसिंग इंसिडेंस एट पॉइंट 1। डन। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या लर्न किया? ग्रेजिंग इंसिडेंस के केस में नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और नॉर्मल के परपेंडिकुलर लाइन अगर मुझे ड्रॉ करनी है, तो हम सबको पता है हमें क्या ड्रॉ करना है यहां पर? टेंजेंट। तो दिस विल बी व्हाट? ग्रेजिंग इंसिडेंट लाइन। तो कर्व्ड सरफेस पर और फ्लैट सरफेस पर ग्रेजिंग इंसिडेंस कैसे बनेगा, ये क्लियर है? आप कुछ पूछना? ये सब है लिखा हुआ, ठीक है। इस बार तो पीडीएफ भी दे दूंगा मैं आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। आपको मेन फोकस करना है समझने पर, ठीक है बच्चा। सब चीज का डेफिनेशन लिखा हुआ है। आपको मेन फोकस करना है ये लर्न करने पर, ये जो सिखा रहा हूं कैसे रेज बनाएंगे हम। ठीक है। यही मुश्किल वाला बात है। ये बन गया, रे ऑप्टिक्स मजा आ गया। ठीक है। और कैसे बनेगा? जितने भी पॉइंट्स अभी हम लिख रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, उसको याद करके पहले याद करना है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको ग्रेजिंग इंसिडेंस में मतलब ही नहीं पता हो ग्रेजिंग इंसिडेंस का, तो आप क्या रे बनाओगे? ये बताओ मेरे को, बना पाओगे? फिर अगर आपको ये नहीं सिखाऊं मैं कि नॉर्मल ऐसे बनता है, तो क्या रे बना पाओगे आप? ये बना पाओगे? ठीक है। तो ये क्लियर है आपको? बाकी जो अभी मैंने बोला यहाँ लिखा हुआ है।
कितने चाहिए मिनिमम? 2 रेज चाहिए। सुनो, ऐसा करना कि ये पीडीएफ जब आपको मिल जाएगा तो पढ़ना, और जो मैं आपको यहाँ अंडरलाइन कर, जैसे मैंने बोला नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री। फिर ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री। और डायग्राम तो बनाना ही है, तो ये आपके नोट्स में होने चाहिए। मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी सीखा हमने 10 में, क्लास 10 में। मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ऐसा, ठीक है? क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है और मुझे इसका इमेज बनाना है। अच्छा, पॉइंट ऑब्जेक्ट तो आपने नहीं सीखा है, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। मान लो मुझे इसका इमेज बनाना है, तो हम ऐसे ऐसे रे डायग्राम बनाते थे, ठीक है? ऐसे करके मीट करा देते थे और हमारा इमेज क्या होता था? बन जाता था, ठीक? इमेज बनाने के लिए हम क्या यूज करते थे? 2 रेज। बट पढ़ते क्या है हम? एक ऑब्जेक्ट से क्या सिर्फ 2 ही रेज निकल रहे होते हैं? कितने रेज निकल रहे होते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन इमेज बनाने के लिए हम कितना रेज यूज करते हैं? 2। तो हम यहां पर क्या नोट करेंगे? शायद यहां पर नहीं लिखा हुआ है, यहां मैं लिख दे रहा हूं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, ये 10 में है, 8 में भी है, ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट बेसिक से तो करना होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज स्टार्ट फ्रॉम अ गिवन ऑब्जेक्ट, बट फॉर इमेज फॉर्मेशन, अब इनफाइनाइट तो बनाएंगे नहीं ना बेटा, वी यूज हाउ मच? ओनली 2। ठीक? अब ध्यान से इस चीज को समझना। मान लो पहले इस पर आते हैं अभी हम। मान लो तुम्हारे पास एक बल्ब है, ठीक है? बल्ब है ना? तो बल्ब घर में पूरा रोशनी कर रहा होगा। उस बल्ब में पूरा वो आधा ब्लैक कर दो, क्या होगा? अरे कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आधा पन्नी चिपका दो आधा में, क्या होगा? लाइट कम हो गई। क्यों लाइट कम हुई बच्चा? उससे रेस निकलने क्या हुए? कम हो गए। अब यही चीज यहाँ, अगर मैं इसको आधा काला कर दूं, क्या होगा? लाइट तो अभी भी आ ही रही है, ठीक है? रेस तो अभी भी आप 2 चूज कर सकते हो, है ना? रेज अभी भी आप 2 चूज कर सकते हो, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जो होते अभी जो आप बनाते, हो सकता था कोई बच्चा ये भी रेस चूज कर सकता था, ऐसे करके ऐसे करके, है ना? ये वाला रूल रेस चूज नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जो था, आपने उसको क्या किया? कम कर दिया। तो अगर आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज को कम कर दिया, तो ऑब्जेक्ट आपको कैस उसका इमेज कैसा दिखेगा? ब्राइटर दिखेगा या कम दिखेगा? लेकिन इमेज तो दिखेगा। लोग आंसर क्या करेंगे इसका? आधा लेंस कवर कर दो, इमेज ही नहीं बनेगा। इमेज, अरे इमेज तो बनेगा ना बेटा। अगर मैं इस लाइट को आधा झाप दूं तो लाइट आना बंद हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना आना बंद। तो ये दिमाग लगाना है, ये याद रखना है आपको। अगर क्यों इमेज का ब्राइटनेस कम हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ रेज घट गई। पहले इनफाइनाइट थी, अब कम हो गई। अब कितना है वी डोंट नो, बट पहले से कम हुई है। ये क्लियर है आपको? ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो ये अगले पॉइंट में लिख लेना, टू टू के ए में इसको लिख लेना और 2 के बी में इसको लिख देना। मोर द नंबर ऑफ रेज, मोर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इमेज। इंटेंसिटी के नीचे लिख लेना ब्राइटनेस। ठीक है? दोनों को एक बार पढ़ लो।
दोनों चीज जो अभी हमने लर्न किया, जस्ट रीड इट। ठीक है। ओके। नेक्स्ट इज अगेन, ये आप क्लास 8 और 10 में पढ़ते हो कि राइट रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम विच सरफेस? सिल्वर्ड सरफेस। सिल्वर्ड मतलब जो हम लोग क्या पढ़ते थे 10 में? शाइनिंग सरफेस। ठीक है। ये कॉमन सेंस का चीज है। अगर मान लो ये लाइट रे ऐसा जा रहा है, इसके पाथ में आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं रखा है, तो क्या होगा? ये चलता चला जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इसके पाथ में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख दिया, क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्लियर है आपको? ना, ये अब यहां से चीजें इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें याद करनी है। क्या याद करनी है इमेज फॉर्मेशन में? इमेज फॉर्मेशन के लिए अभी हमने क्या लर्न किया? मिनिमम 2 रेज होनी चाहिए। अब ये मिनिमम 2 रेज कैसा हो सकता है ये देखना। हो सकता है ऐसा कुछ इंटरसेक्टिंग हो जाए, है ना? मिनिमम 2 रेज। हो सकता है इंटरसेक्टिंग ना हो, लेकिन 2 रेज तो है। इस केस में, सेकंड वाले केस में, हम ये क्या सोच सकते हैं? ये है नहीं, क्या किया हमने? थिंक किया है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। इंटरसेक्टिंग तो अभी भी हो रहा है फिर, तो इसको क्या बुलाते हैं बेटा? अपियर्स टू इंटरसेक्ट। एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं हो रहा ना, ये हम सोच कर थिंक कर रहे हैं, तो हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? अपियर्स टू इंटरसेक्ट। और यहां पर एक्चुअल इंटरसेक्ट। तो जब एक्चुअल इंटरसेक्ट होगा, तो आपको कौन सा इमेज मिलेगा? रियल। और जब अपियर्स टू इंटरसेक्ट होगा, तो आपको कैसा इमेज मिलेगा? जो, इसमें कोई दिक्कत? इसी को किसी किसी किताब में कैसे लिखता है ये देखना। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रेज मीट किया, तो क्या होगा? रियल। बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर रेज मीट किया, तो क्या होगा? वर्चुअल। बट मैं वैसे नहीं करता। मैं आपको जब समझाता हूं, तो मैं आपको क्या चीज पर समझाता हूं? इस पर। एक्चुअल इंटरसेक्टिंग और अपियर्स टू इंटरसेक्ट हमेशा सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। एक ही चीज ध्यान रखो, फॉरवर्ड बैकवर्ड कितना हम लोग याद रखेंगे। देख लेना कि एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर हमें इंटरसेक्ट करवाना पड़ा, आगे बढ़ाकर पीछे बढ़ाकर कैसे भी बढ़ाकर। ठीक है। तो दैट विल गिव यू रियल एज वर्चुअल। बाकी कुछ चीजें रियल और वर्चुअल के बारे में जो क्लास 8 में पढ़ते हो, दिस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। दिस कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। क्या मतलब हो गया इसका?
इसका ये मतलब हो गया कि अगर आप यहां पर एक इस तरीके का काले रंग का बोर्ड रख दो तो आपको यहां पर उस बोर्ड के ऊपर क्या दिखेगा? इमेज। समझ आया ये चीज? अगर आप यहां पर बोर्ड रख दो, बोर्ड को क्या बुला रहे हैं हम? स्क्रीन। दीवार रख दो तो दीवार पर आपको क्या दिखेगा? इमेज। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर अगर आप देखो, एक तो रख नहीं पाओगे, बट मान लो किसी भी प्रकार से आपने रख दिया स्क्रीन, तो वहां पर आपको स्क्रीन पर इमेज नहीं दिखेगा। अब यही है एक कंसेप्ट यहां पर जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्या? ध्यान से सुनिएगा। वर्चुअल के केस क्या इमेज बना है? अरे वर्चुअल इमेज भी अगर आप बोल रहे हो तो इमेज तो बना होगा, लेकिन कैसा बना होगा? वर्चुअल। तो आंसर क्या है? कैन इट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन? आंसर इज नो। याद रहेगा ये। तो इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछता है? देखना ध्यान से। हम सबको पता है, क्लास 10 क्लास 8 में आपने पढ़ा था, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रख दो प्लेन मिरर में तो यहां उसका क्या बनेगा? इमेज। और इमेज कैसा बनता है इसका? वर्चुअल। बस समझाने के लिए मैं ये यूज कर रहा हूं, अभी और भी पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो यही सवाल को कैसे पूछता है? क्या इमेज दिखेगा? क्या इस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको दिखेगा? बोलिए। अरे दिखता है कि नहीं दिखता है? मिरर के सामने खड़े रहते हैं, इमेज दिखता है ना बेटा। आंसर इज एंड विल इट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन? आंसर इज तो ये हर वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा? वैलिड होगा। ठीक है। तो अब तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना बेटा? अरे यार, स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो रहा है तो इमेज बना होगा कि नहीं बना होगा, वी डोंट नो। अब क्लियर है ये चीज? डे 1 में ये क्लियर होना चाहिए। इमेज बनता है, इमेज हमें दिखता भी है, ठीक है, लेकिन हम उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। यही डेफिनेशन होती है किस चीज की? वर्चुअल इमेज की। है तो वर्चुअल ही ना जो भी चीजें। अब इसी ब्लैक बोर्ड पर देखो, इसी बोर्ड पर अगर आप देखो तो वो स्कैन क्लासेस का आपको स्कैन दिख रहा होगा, बट क्या वो एस को आप निकाल सकते हैं बाहर? नहीं निकाल सकते। दिख तो रहा है ना भाई। यही चीज है, यही क्वेश्चन भी है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चा, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ये थोड़ा अलग है। ठीक? ध्यान से देखना। ये तो अभी कर लिया हमने। ठीक है। इसको ध्यान से देखना। ये अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो हम सबको पता है ऑब्जेक्ट से ऐसे रेज निकलेगा। क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो बीच से क्या कराओगे? इसको कन्वर्ज कराओगे। ये मान लो अगर नहीं होता, क्या होता? ये थोड़ा अलग है। यहां जाके मीट करता कि नहीं करता? अब मुझे ये बताओ,
रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं या अपियर्स टू मीट कर रही हैं? एक्चुअल में मीट कर रही हैं, तो आई वन को क्या बुलाओगे? रियल। ठीक है। अब इसका केम ओवर, यहां पर क्या लगा हुआ है? मिरर। तो मिरर के लिए अब ध्यान से देखना, लेंस के लिए ये क्या था? रियल इमेज। मिरर के लिए ये क्या बन जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्यों वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा? क्योंकि मिरर के पीछे है। दिख रहा है आपको? तो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जब आप इमेज बनाओगे तो वो कहां मिलेगा आपको? आई टू पर। कैसे पता चला कि आई टू पर बनेगा? खुद सोचो ना, अगर मान लो मिरर के अंदर किसी बॉक्स को रख दो, तो उसका अंदर किसी बॉक्स को इमेजिन करो कि वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो उसका इमेज जो होगा कुछ होगा बाहर में तभी बना होगा। इसका मतलब ये मिरर के सामने होगा और बाहर में होगा, और यहां पर जब रेज आई होंगी तो वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट की होंगी, तो ये क्या बना होगा? रियल इमेज फॉर प्लेन मिरर। ये थोड़ा अलग है। ये बस हम सोचने के लिए। देखो बेटा, एक चीज ध्यान रखना, फ्लैट मिरर है अगर आपके पास, तो उसको कभी फोड़कर उसके अंदर तो ऑब्जेक्ट नहीं रख पाओगे ना। बट जस्ट यू हैव टू इमेजिन कि अगर आप उस ऑब्जेक्ट जो अंदर में जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर आप ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो उसका इमेज कहां बनेगा? सामने की तरफ। इसको इस तरीके से एक बार और सोच सकते हो, देखना ध्यान से। सपोज दिस इज माय ऑब्जेक्ट, इसका इमेज क्या होगा? नाउ इफ वी रिवर्स इसको ऑब्जेक्ट मान ले, तो इसका इमेज कहां बनेगा? सेम जगह पर। बट फर्क क्या है दोनों में? ये क्या था? वर्चुअल इमेज, सॉरी, इस रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि ऐसे रेस गया होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट किया होगा, और पीछे आपने डॉटेड लाइन से मिलाया होगा। ये क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। क्यों रियल इमेज? क्योंकि रियल इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेस से बना हो। यहां से ऐसा अपीयर हुआ होगा कि ऐसे रेज आ रहा है ना, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट करके यहां दोनों जगह पर एक्चुअल में मीट किया। दैट्स वाई रियल। समझ आया ये चीज? पूछना है इसमें आपको? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन दो बार तीन बार चार बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। लेकिन मैंने तो सारा लिख दिया है, किसको रियल ऑब्जेक्ट बुलाएंगे, किसको रियल वर्चुअल इमेज बुलाएंगे। तो वापस से इस डायग्राम को देखो। दिस विल बी व्हाट? रियल ऑब्जेक्ट, उसका वर्चुअल इमेज। यही दो अलग अलग डायग्राम को मैंने एक साथ बनाया था यहां पर। और ये क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। अगर आप ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे appears to meet here। ठीक है, तो पहला और दूसरा क्लियर है आपको? और तीसरा, तीसरा जो है, तीसरा को कैसे सॉल्व करना होता है वो क्लियर है आपको? पहले हम क्या करेंगे? एक को देखेंगे, उसके हिसाब से जो आया उसको हम आंसर करेंगे, और फिर हम दूसरा लगाएंगे, और फिर हम आंसर करेंगे। समझ में आ रहे हो? तो कहने का मतलब है, जब एक से ज्यादा चीजें होंगी तो आंसर कैसे लाना है?
पार्ट बाय पार्ट। कभी गलत नहीं होगा। हड़बड़ाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि अगर हड़बड़ाए, डॉटेड लाइन पर I1 क्या लिखोगे? वर्चुअल। जबकि है वो क्या? रियल। रियल इमेज फॉर कन्वेक्स लेंस। ठीक है। तो अगर आप नहीं हड़बड़ाओगे, तो आपको जब पता है कि हम पार्ट बाय पार्ट लाते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको आंसर लाने के लिए? सब कुछ भूल जाएंगे और चेक कर लें क्या हुआ होगा। उसके बाद दूसरे वाले का आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले वाले का काम खत्म, इसको भूल जाएंगे हम। बस ये। तो ये क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। किसके लिए? मिरर के लिए। ठीक। रीड भी करना है इन सारी चीजों को। रीड करोगे तो सही रहेगा। कॉम्बिनेशन मुझे अभी नहीं कराना चाहिए था, बट था तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दिया। कॉम्बिनेशन करेंगे हम लोग डिटेल में, सब सब होगा डिटेल में। अभी तो फिलहाल मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस। एक्चुअल में इंटरसेक्ट किया तो रियल, और अपियर्स टू इंटरसेक्ट किया हुआ तो यही है मोरल, और कुछ नहीं। ठीक है। इतना समझ में आया आपको? थोड़ा आगे बढ़ गए। बाकी हम सबको पता है कि आपके नोट्स में होना चाहिए। दिस इज 5 का ए पॉइंट। कर लेना, भला होगा। ठीक है। वाई वर्चुअल इमेज कैन बी सीन बाय आवर आई? कैसे थे? हम ना, आई क्यों वर्चुअल इमेज को सी कर पाता है? पढ़ा है आपने ये भी। ह्यूमन आई फॉर्म्स ऑलवेज व्हाट? रियल इन्वर्टेड इमेज हमारे रेटिना पर। जो वर्चुअल इमेज है, ठीक है, वर्चुअल इमेज जो है, जो हम देख पाते हैं किसी भी चीज का। मान लो आपके सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स के सामने एक मिरर रखा हुआ है, ऐसा। आप खड़े हो, इसको देख रहे हो। तो ये, इस बॉक्स और इस बॉक्स के बीच का रिलेशन क्या होगा? रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। अब चूंकि आप इस वाले बॉक्स को देख रहे हो, तो ये इसके रिलेशन क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा आपके रेटिना पर बनेगा, और रेटिना पर कैसा इमेज बनता है? रियल। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी अ वर्चुअल। ये क्लियर है आपको? बाकी चीजें मैंने आपको समझाई। सी पार्ट। स्क्रीन रखने पर, यहां पर स्क्रीन रखोगे तो कुछ दिखेगा उस स्क्रीन के ऊपर? नहीं। बट क्या इमेज बना होगा? आंसर इज यस। एक क्वेश्चन करो। यहां पर अगर मैंने मान लो स्क्रीन रखा, तो स्क्रीन पर इमेज दिखेगा? देखो ध्यान से। स्क्रीन पर इमेज दिखेगा? कंसेप्ट यूज करो। स्क्रीन पर इमेज कब दिखेगा? जब वो रियल होगा। यहां पर कैसा इमेज बन रहा है? वर्चुअल। तो स्क्रीन पर इमेज नहीं दिखेगा। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट होता है, कुछ नहीं सोचना इसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। यहां पर स्क्रीन रखा, यहां इमेज दिखेगा?
क्यों दिखेगा? क्योंकि रियल इमेज बन रहा है, दैट्स कहानी खत्म। सोचना ही नहीं है, डरना ही नहीं है इसके बाद। क्लियर है ये चीज? कुछ पूछना है आपको इसमें? देख लीजिए ध्यान से, कुछ पूछना है आपको इसमें जो मैंने अभी आपसे सवाल पूछा? तो दिस विल बी योर 5A, 5B और 5C। 6। ऑब्जेक्ट जनरली हम किधर रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पर, शुरू से यही करते आ रहे हैं। और रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वेयर? लेफ्ट टू राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ऑब्जेक्ट को हम इधर रखें, जैसे अभी तक रख रहे हैं, ये रहा, आ गया। इसी फिगर में देख लेते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट को हमने किधर रख दिया? राइट साइड में। रखने का तो कहीं भी रख सकता है ना बेटा। राइट साइड में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया तो रे ऑफ लाइट किधर ट्रेवल करेगा? राइट टू लेफ्ट। ये क्लियर है? नेक्स्ट, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन दोबारा भी आएगा। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इंसिडेंट रे की दिशा में, मतलब लाइट रे जिस दिशा में जा रहा है, उस दिशा में सब कुछ डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। लाइट रे की दिशा में चीजें क्या होती हैं? पॉजिटिव। ठीक है। और लाइट रे की दिशा में के अपोजिट डिस्टेंसेस क्या होंगे? नेगेटिव। इसको कैसे समझेंगे वो देखिए। मुझे ये बताइए, लाइट रे का दिशा क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे? बोलो। बना लिया हम सबको पता है, क्योंकि हमने क्लास 10 में पढ़ा है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करोगे तो किधर जाना होगा? लाइट की दिशा में या लाइट के अपोजिट दिशा में? लाइट की दिशा में। तो अगर 20 सेंटीमीटर वी का वैल्यू दे रखा होगा तो उसको क्या लिखोगे? +20। समझ आया? ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा कि सर, कार्टेशियन कन्वेंशन में तो इधर वाला पॉजिटिव ले लेते थे, इधर वाला नेगेटिव ले लेते थे और काम बन जाता था। ये वाला दिशा क्या होगा बेटा? क्यों हुआ नेगेटिव? क्योंकि लाइट के अपोजिट दिशा में। तो इसको अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? से फॉर एग्जाम्पल जो भी है, -30। समझ आया? ये क्यों ऐसा हुआ अभी मैं आपको समझाता हूँ। सर वो कार्टेशियन वाला क्यों हटा दिया, अब ये क्यों नया यूज कर रहे हैं? देखिएगा ध्यान से। क्लास 10 तक ऑब्जेक्ट हमेशा इधर हुआ करता था, है ना, लेफ्ट साइड। बट है तो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ना बेटा, लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। तो कल को ऑब्जेक्ट अगर इधर दे देगा तो गलत हो जाएगा ना आपका आंसर? नहीं हो जाएगा गलत? ठीक है। लेकिन अब गलत नहीं होगा अपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से। क्या? तो इसका जब इमेज बनाओगे, ऐसे करके कुछ बनेगा इमेज। अब मुझे बताओ क्या है लाइट का डायरेक्शन? ये इमेज डिस्टेंस v, क्या लिखोगे? प्लस। क्यों लिखा प्लस? क्योंकि लाइट की दिशा में है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखोगे? -30, -20, जो भी हो। तो देखो दोनों केस के लिए वैलिड हो गया ये। अगर आप कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से जाते तो इधर कभी माइनस लिखना होता, कभी प्लस लिखना होता। तो लेकिन अब हमेशा के लिए सही हो गया कि लाइट की दिशा में क्या होगा? पॉजिटिव। और लाइट की अपोजिट दिशा में क्या होगा? नेगेटिव। अब लाइट जिधर से आ जाए। तो ये नई चीज है, दिस इज न्यू। समझ में आई आपको?
और क्यों ऐसा किया वो भी समझ में आया आपको, मैंने तो क्यों का भी आंसर आपको दिया कि क्यों किया ऐसा, सब गड़बड़ा जाएगा ना सब। अगर आप क्लास 10 के हिसाब से लिखते तो इसको तो आप प्लस लिख देते और इसको क्या लिखते, माइनस लिख देते, जो कि गलत हो जाता। फोकल लेंथ आपका उल्टा पुल्टा आ जाता, कन्वेक्स लेंस के लिए हो सकता है फोकल लेंथ आपका नेगेटिव आ जाता, तो गलत हो जाता बेटा। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्लियर है? कुछ पूछना है आपको? यही है पूरा कहानी, यही लिखा हुआ अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इनसाइड साइन कन्वेंशन इज, मिरर के लिए डिस्टेंस कहां से लिखते हैं? पोल से। लेंस के लिए डिस्टेंस कहां से लिखते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। और एक नया चीज आएगा जहां पर आपको एक कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस मिलेगा। क्या मिलेगा? कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस मिलेगा। तो इसके लिए डिस्टेंस कहां से लिखेंगे? इसके सेंटर से। ठीक है, क्लियर है ये चीज? इसके लिए डिस्टेंसेस कहां से मेजर होगा? सेंटर से, उसके इस कर्व्ड सरफेस के सेंटर से। यहां से डिस्टेंस मेजर होगा, यहां से डिस्टेंस मेजर होगा। ठीक है, अरे जैसा मिरर में करते थे वही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं। डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, ये भी लिखा हुआ है, एकदम घबराने की बात नहीं है। तो साइन कन्वेंशन में पॉइंट नंबर ए विल बी दिस: distance measured along the incident light are taken as positive, while the distance against the incident ray are taken as negative. एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, उसमें कुछ जरूरत है नहीं। उसके बाद पॉइंट बी में जो ऑलरेडी पढ़ रखा है, डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द होल ऑफ द मिरर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड सेंटर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये जो मैंने अभी आपको बताया, रिफ्रैक्टिंग सेंटर का ये वाला सेंटर यूज। ठीक है, क्लियर है ये चीज? कुछ पूछना है आपको? साइन कन्वेंशन में ए बी सी, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट मे हैपन इन सम प्रॉब्लम दैट साइन कन्वेंशन डज नॉट रिमेन सेम फॉर द होल प्रॉब्लम। एग्जाम्पल डायग्राम सामने में है। अगर आप इस पाथ के लिए देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट? तो अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस लिखना रहता तो मैं क्या लिखता? प्लस। और अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस लिखना रहता तो क्या लिखता? माइनस। लेकिन अगर आप नीचे वाला रेस देखो, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन के बाद लाइट का डायरेक्शन क्या है? ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला डिस्टेंस क्या लिखाएगा? प्लस। और ये वाला डिस्टेंस क्या लिखाएगा? अज्यूमिंग कि हमने यहां से डिस्टेंस मेजर किया है, अज्यूमिंग कि यहां से डिस्टेंस मेजर किया, यहां से करोगे तो दोनों ही पॉजिटिव लिखा जाएंगे नीचे वाले। ठीक है, और यहां से मेजर करोगे तो दोनों ही ऊपर वाले नेगेटिव लिखा जाएंगे। हमने यहां से, मैं सोचो यहां से कर, ये क्लियर है? फिर मिटा देते हैं। ये पॉइंट नंबर सी, ये रेयर होगा बोर्ड एग्जाम में, ये रेयर होगा, होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। ठीक है, या एक आध सवाल हो तो हो सकता हो, लेकिन बहुत कम चांस है कि ये हो। ठीक है, बहुत कम चांस, एकदम रेयर है। हो गया तो किस्मत खराब। लेकिन पढ़ लेंगे हम, पढ़ तो हम ये भी लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सब पढ़ना है, ये नहीं कि ये सब कर लिए कैसे हो गया नहीं होगा, सब पढ़ना है। अच्छा,
चूंकि हम बहुत सारी चीजें अभी पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन कराया हुआ। अच्छा ठीक है, रिफ्रैक्शन जब आएगा तब देखा जाएगा। पहले ये बताओ, ये साइन कन्वेंशन क्लियर है आपको? किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव? ये हमें पता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय यू, इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय वी। ठीक है, ये सब ऑलरेडी कर रखा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑब्जेक्ट्स आर व्हाट? रियल। इन केस ऑफ मिरर लाइट ऑलवेज फॉल फ्रॉम फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्वियसली पीछे अगर रखोगे तो उसका क्या बनेगा? कुछ नहीं। बट चूंकि लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो लाइट रे दोनों साइड से आ सकती है। यही रीजन है जो हम साइन कन्वेंशन को, नया वाला साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, जिसमें हम क्या बोलते हैं, लाइट की दिशा में चीजें पॉजिटिव और लाइट के अपोजिट दिशा में चीजें नेगेटिव। ये बाद में करेंगे हम, लेटर। देख लो एक बार। चलो ये लेंस है, ठीक, दिख रहा है लेंस। तो अगर लेंस है तो लाइट रे ऑब्जेक्ट का यहां पहुंचा होगा, रिफ्रैक्शन हुआ होगा, फिर इस सरफेस पर भी रिफ्रैक्शन हुआ होगा। ठीक है, तो कितने रिफ्रैक्शन हो गए? दो। अब लाइट रे मिरर से टकराया होगा तो यहां क्या हुआ होगा? रिफ्लेक्शन। तो कितना रिफ्लेक्शन हुआ? वन। वापस से जब रिफ्लेक्टेड रे आया तो एक रिफ्रैक्शन यहां, एक रिफ्रैक्शन यहां, तो कितने हो गए? और दो रिफ्रैक्शन। तो टोटल कितना हो गया? चार रिफ्रैक्शन और एक रिफ्लेक्शन। इतना अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गए तो अपना दिन हो जाएगा खराब। इसको कैसे सोच सकते हो? हाउ वी कैन थिंक ऑफ इट? वी कैन थिंक ऑफ इट कि एक रिफ्रैक्शन हुआ, किससे? लेंस से। ठीक है, दो अलग अलग सरफेस ना मानकर हम इस पूरे को क्या मान रहे हैं? एक लेंस। दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ मिरर से, और तीसरा फिर से रिफ्रैक्शन हुआ लेंस से। एक, दो और तीन स्टेप में काम खत्म। नहीं तो क्या करना होता? एक, दो, तीन, चार और पांच। पांच बार आपको फॉर्मूला लगाना होता। यहां कितनी बार फॉर्मूला लगेगा? तीन बार। एक बार पहले इस लेंस को मानकर इसका इमेज बनाएंगे, इस इमेज से मिरर रखकर फिर उसका इमेज बनाएंगे, फिर उस इमेज को लेंस के सामने रखकर फिर उसका इमेज बनाएंगे। तो कितनी बार लगा फॉर्मूला? तीन। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? रेड्यूस्ड स्टेप्स। पांच बार फॉर्मूला लगाने की जगह तीन बार फॉर्मूला। ये सब आएगा, आगे आएगा। ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। ये सब मैं आपको इसलिए शुरू में समझा रहा हूं कि ये सब आप थोड़ा सा रीड कर, हैबिट करिए रीड करने का, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये तो बता ही दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, नहीं, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब फाइनल इमेज कोइंसाइड्स विद ऑब्जेक्ट। ऐसा कब होगा? फाइनल इमेज कोइंसाइड विद ऑब्जेक्ट। मतलब समझ में आया आपको इसका? जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर फाइनल इमेज कैसे बन सकता है? नॉर्मल इंसिडेंस के केस में और तो कहीं पर कुछ सवाल ही नहीं उठता है कि जहां पर ये बन जाए। ठीक है, और अगर वैसे कुछ केसेस होंगे तो उसको हम क्लास में देखेंगे।
लेटर भी, इसको भी लेटर किया जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेज एट इंफिनिटी? ये हम सबको पता है, रेज क्या हो गई है? दिस इज द मीनिंग ऑफ इमेज एट इंफिनिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई इज दिस। एक बनाते हैं, बताओ ये लेंस में इंफिनिटी कब बनता था इमेज? जब आप फोकस पर रखते थे ऑब्जेक्ट को, ऐसा, ऐसा और ऐसा। इंपॉर्टेंट ये है कंसेप्ट, दी इंपॉर्टेंट है सही में, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। यहां पर अगर आप स्क्रीन रख दो, इमेज दिखेगा? और दूसरा केस क्या पूछा आपसे? कि पहला पहला केस क्या है? क्वेश्चन केस वन, यहां पर आपने क्या रख दिया? स्क्रीन। तो क्या इमेज दिखेगा? फर्स्ट केस। और दूसरा क्या बोल रहा है आपको? कि स्क्रीन की जगह अगर आप यहां पर लेंस या फिर आप यहां पर मिरर रख दीजिए, तो क्या आपको स्क्रीन लगाने पर इमेज दिखेगा या नहीं दिखेगा? केस टू। दोनों केसेस आपको समझ में आए? क्या पूछना चाह रहा है? पहला केस क्या है? पहला केस है, एक लेंस लिया या एक मिरर लिया, और मिरर से पैरेलल रेज आ रही हैं, और पैरेलल रेज के बीच में आपने क्या रख दिया? स्क्रीन। तो क्या आपको इमेज दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? सिंपल सा चीज है। स्क्रीन पर इमेज कब दिखता है? जब रेज इंटरसेक्ट करेंगी। अब ये पैरेलल रेज कभी इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी। सिंपल सा लॉजिक, ऑलरेडी आपने ये पढ़ लिया। नो। सेकंड केस आपको ये बोलता है, यहां पर एक लेंस लगा लो या मिरर लगा लो, और उसके बाद उसके पाथ में स्क्रीन रखो, तो क्या आपको इमेज मिलेगा? इसके बाद कहीं स्क्रीन लगा हुआ है, स्क्रीन। सोचो, इमेज कब मिलना है? सेकंड वाले के रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या सिखाया था कि इन सबको हम कैसे ट्रीट करते हैं? पार्ट बाय पार्ट। इसका तो काम खत्म हो गया। इसका काम क्या है? इसके लिए रेज क्या है? पैरेलल। और रेज अगर पैरेलल आती है आपके लेंस पर या फिर मिरर पर, तो उसका इमेज कहां बनता है? मिरर मतलब कनकेव मिरर आपका, उसका इमेज कहां बनता है? फोकस पर। और इमेज कैसा बनता है बेटा? रियल। इसका मतलब इस केस में आपको क्या होगा? इमेज दिख जाएगा। ठीक है। यही दो क्वेश्चंस हैं। तो 15 नंबर में दिस विल बी योर पॉइंट नंबर ए। इफ अ स्क्रीन इज प्लेस्ड, कैसे? डायरेक्टली इन बिटवीन दीज पैरेलल रेज, no image will be formed on the screen. But this is second. If a lens or a mirror is placed on the path of this parallel rays, then image is formed at, वहां पर स्क्रीन लगा दो आपको दिख जाए। सच बात भी। ये कैसे आया आंसर? बाय सीइंग दीज टू एज पार्ट बाय पार्ट। ठीक है। लास्ट सेक्शन। अरे फील्ड ऑफ व्यू वाला कहां गया भाई?
स्किप हो गया क्या? अच्छा, फील्ड ऑफ व्यू आगे हो, मिरर में है शायद। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजुअल एंगल? एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन आवर आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा अपने आई पर? थीटा 1। ठीक है। ऑब्जेक्ट और बड़ा कर दो, एंगल बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्ट और छोटा कर दो, ठीक है, ऐसा कर दो, एंगल घट जाएगा। और तीसरी चीज, ऑब्जेक्ट को दूर कर दो। देखना ध्यान से, अभी समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट को दूर कर दो, क्या होगा? ये कॉमन सेंस है, घट जाए। ऑब्जेक्ट को नजदीक कर दो, बढ़ जाए। क्लियर? ये ट्रिग्नोमेट्री में सीखा आपने क्लास 10 में। जैसे जैसे आप बिल्डिंग के नजदीक आते थे, वैसे वैसे सर ज्यादा उठाना पड़ता था। बिल्डिंग से दूर जाते थे तो सर कम उठाना पड़ता था। एकदम सेफ लॉजिक। तो ये 16 पॉइंट्स हैं आज के लिए। इसमें से अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए। थोड़ा सा वर्चुअल और रियल वाला थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा जब आप इसको पढ़ रहे होंगे। बाकी तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं इसमें। ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है, जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया, नॉर्मल। तो अगर आपने नॉर्मल सीख लिया, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन। तो देख लो, मैं एक बार इसको ऊपर से नीचे कर दे रहा हूँ। कोई सा भी चीज जो आपको नहीं समझ में आया, ये रीड कर लेना। ठीक है, जस्ट रीड इट। ये सब रिक्वायर्ड है बेटा, है ना। जो रिक्वायर्ड नहीं होगा वो मैं ऐसे हटा दूंगा। नहीं तो ये सब रिक्वायर्ड है, इसके बिना वो एनसीईआरटी नहीं समझ में आए। तो पहला जनरल कंसेप्ट, इसमें कुछ पूछना है आपको? ठीक है। यही आपको बताया कि पीछे लाइन खींच सकते हैं, आगे लाइन ले जा सकते हैं। ठीक है। और इसमें क्या सीखा हमने कि अगर कुछ नहीं है तो रे क्या होगा? पाथ आगे बढ़ता चला जाएगा, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसको नहीं मिलता है। ठीक है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी अगर उसको मिलेगा तो भी वो आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये है ना। रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बढ़िया से रीड करना दोबारा, 2 बार 3 बार। ये स्क्रीन पर, नॉट स्क्रीन पर। ठीक है। ये किधर से भी आ सकता है, लाइट रे। तो अब हमारा जो साइन कन्वेंशन होगा वो क्या होगा? लाइट रे की दिशा में पॉजिटिव, लाइट रे की उल्टी दिशा में नेगेटिव। उसके बाद यू और वी से डिनोट करते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये सब की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। जो जरूरत नहीं है उसको स्किप कर गए हम। ये वाला 5 की जगह हमें क्या यूज करना है? 3। एक रिफ्रैक्शन, एक रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्रैक्शन। और जब भी हम इनको देखेंगे तो कैसे देखेंगे? पार्ट बाय पार्ट। एकदम बेफिक्र रहो बेटा, एकदम पार्ट बाय पार्ट याद करके रखना। ठीक है। एक चीज और सिखा देते हैं यहाँ पर। से फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा ऑब्जेक्ट होता, ठीक है। तो इसमें आप लेंस फॉर्मूला लगाते, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। लेंस फॉर्मूला लगाकर आप इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते, कहा इसका इमेज बना। अब जो ये इमेज आता, इसको भूल जाते हैं हम। ये जो इमेज आया, इस मिरर के लिए क्या करता? ऑब्जेक्ट की तरह काम करता। अब ये इमेज, ठीक है, ये जो इमेज आया, ये मिरर के इधर भी हो सकता था, मिरर के इधर भी हो सकता था। पीछे आया तो वर्चुअल, सामने आता तो रियल। गड़बड़ इसमें क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना, कि जब आप इसमें मिरर फॉर्मूला लगाओगे तो डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? मिरर के पोल से। जब इसमें लेंस फॉर्मूला लगाओगे तो डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? उसके ऑप्टिकल सेंटर से। समझ में आई चीज? क्वेश्चन जब आएगा तब देखा जाएगा। ठीक है। तो ये मिरर के लिए अगर मान लो इधर बन गया, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह होगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा होगा। इस मिरर में मान लो आपने इमेज यहां बना लिया, तो फिर अब ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और ये लेंस की तरह काम करेगा। और फिर इसमें फिर से क्या लगेगा? लेंस फॉर्म।
कहने का मतलब है हर चीज को इंडिविजुअली देखो, सॉल्व करो। बस ध्यान ये रखना है कि डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, जिस चीज को सॉल्व कर रहे हो उसके ऑप्टिकल सेंटर, उसके पोल, या फिर उसका सेंटर से। ये ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन जब आएगा ना 5 6 7 8 करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा इससे। अभी तो बस खाली ऐसे ही कि दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि पढ़ना बहुत है, सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये फाइनल इमेज coincides विद एन ऑब्जेक्ट, ये हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे वहां पर और डिटेल में इसको करेंगे, यहाँ पर कुछ समझाया नहीं है ठीक से। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पैरेलल लाइन के पाथ में रख दोगे तो कोई भी स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखेगा। बाकी तो हमें पता है, यहाँ कुछ भी लगा दो तो उसको हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे, और इंडिविजुअली ट्रीट करने के बाद क्या बन रहा है उसके हिसाब से हम आंसर करेंगे। विजुअल एंगल डेफिनेशन है, दूर होगा, नजदीक होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, क्या होगा, दैट कैन बी डन बाय ड्राइंग द डायग्राम्स। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे, इसको पढ़ो, पीडीएफ मेरे से ले लेना, सेंड सेंड कर दूंगा। कुछ पूछना आपको, रीड करना और ये बना लेना, ये चारों अलग अलग फिगर बनाना। ठीक है? इस 16 में 4 फिगर्स बनेंगे, एक छोटा ऑब्जेक्ट, दूसरा बड़ा ऑब्जेक्ट, उसी पोजीशन पर बड़ा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसी पोजीशन पर बड़ा ऑब्जेक्ट, बी हो जाएगा वो, सी क्या होगा, दूर, डी क्या होगा, नजदीक। ठीक है, क्या